हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है क्रांतिक कोड, ये जो प्रकाश यूनिट है यानी जो प्रकाश इकाई है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक क्रांतिक कोण क्या होता है और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारी दूसरी क्लास होगी तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड यानी इन्हीं टॉपिक के ऊपर आधारित कुछ कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए आज के कक्षा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए आज के कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण। तो स्टूडेंट्स, क्रांतिक कोण क्या होता है पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें, यानी हम इसकी व्याख्या कर दें। उसके बाद फिर हम इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे और आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वो मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो माध्यम है, रेड पेन से इसको बनाते हैं। जैसे यहां पर एक माध्यम आपका है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्लास है, शीशा यानी कांच, हिंदी में कांच बोलते हैं, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक है इसको हम मान ले रहे हैं N1, ठीक है। और यहाँ ये जो माध्यम है, देखिए ग्लास है, कांच है, एक माध्यम ये हो गया और एक माध्यम ये हो गया। यहाँ पर इसको मान लें कि ये वायु है। क्या है? वायु है। इसका जो अपवर्तनांक है, वायु है, इसका जो अपवर्तनांक है इसको हम N2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया, यानी एक माध्यम कांच है और एक माध्यम क्या आपका वायु है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा ठोस कौन है? जैसे हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि परिभाषा लिखने से पहले आपको हम ये समझा दें कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसकी परिभाषा नहीं समझ पाएंगे, यानी क्रांतिक कोण किसे कहते हैं इसको नहीं समझ पाएंगे। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एक माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम आपका वायु है। तो कांच जो है ये वायु की तुलना में बहुत ठोस है। तो जो ठोस ज्यादा होता है वो क्या होता है? सघन होता है। और दूसरा वाला जो माध्यम हो जाएगा वो विरल हो जाएगा। तो देखिए एक कांच है, एक वायु है। तो कांच जो है वायु की तुलना में क्या है? ज्यादा ठोस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। क्या है ये? सघन है। ये क्या है आपका? सघन, ठीक है। और ये वायु क्या हो जाएगा आपका? विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, ठीक है। तो जो क्रांतिक कोण है इसको परिभाषित करने से पहले एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो हम पढ़ेंगे तो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसी फिनोमिना पर आधारित है, उसी घटना पर आधारित है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे, एक अभिलंब एन इसको बोला जाता है। यह आपका आपतन बिंदु है जिसको हम यहाँ पे P बोल दे रहे हैं, ठीक है। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। तो देखिए जब हमने प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ाया था तो हमने यही बोला था कि आपकी जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी जा सकती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है। भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब आपके प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब क्या है? या तो वो विरल से सघन में भी जा सकती है और सघन से विरल में भी जा सकती है।
तो ये तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम क्रांतिक कोण जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी, ये क्या है, ये आपतित किरण है, आपतित, ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी इसको देखिए, इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये सीधे ना जाके ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इस वाली किरण का क्या नाम है, इसका नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रांतिक कोण के लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी था कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, और ये किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाश का कौन सा अपवर्तन होगा, जब आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो आपको पता है कि देखिए आपके प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर कहलाता है, यानी अपवर्तन कोण कहते हैं इसे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल कहलाता है आपतन कोण, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपको यहाँ डायग्राम समझा रहे हैं, जब अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें, इसका मान बढ़ा दें, यानी आपतन कोण का मान बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये वाला कोण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये वाला कोण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए बढ़ के ऐसे हो गया, ये हो गया, यानी आपकी अपवर्तित किरण ये हो गई, आपको वर्तित किरण, वर्तित किरण। जब हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण ये भी बढ़ जाएगा। यही तो लॉ है, यही तो नियम है, आपतन कोण बढ़ाने से अपवर्तन कोण भी बढ़ जाता है। अब अगर हमने आपतन कोण बढ़ाया और अपवर्तन कोण कितना हो गया, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो इस आपतन कोण को, इस वाले आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा हम पूरी तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो इधर, जब आपकी आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो आपतन कोण का मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। तो आइए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं और इसका एक फाइनल डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, या इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर एक चित्र बनाए हैं, इसको समझा दें। देखिए ये आपका क्या है, कांच है, ये आपका कैसा है, सघन माध्यम है, और ये यहाँ पर क्या है, आपकी वायु है, ये आपका विरल माध्यम है। अब देखिए सघन माध्यम से ये प्रकाश जा रही है जिसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको पता होगा कि नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए इस प्रकाश को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब आपके प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब अगर इस आपतन कोण का मान बढ़ा दे तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस आई का मान हमने बढ़ा दिया है, आई का मान बढ़ा दिया है तो आपतन कोण का मान भी बढ़ गया है, और बढ़कर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है, यानी आपतन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वो मान जिस पर
अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं या क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो ये देखिए चित्र है, आप देख सकते हैं, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब आइए क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, उसका जो फार्मूला है, उसका जो सूत्र है वो स्थापित करते हैं। तो आइए हम लोग क्रांतिक कोण और आपतन कोण में संबंध का सूत्र स्थापित करें। तो क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध हमको स्थापित करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो क्रांतिक कोण की परिभाषा है वो प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना उस पर आधारित है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन का जो सेकंड नियम है, सेकंड लॉ है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो उसका सूत्र लिखेंगे और उसी से संबंध स्थापित करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है, आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होता है। N1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और N2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है ना, N1 अपॉन N2। अगर हम इसको लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से, आप घबराइए नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्रांतिक कोण पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लिखें कि अपवर्तनांक विरल माध्यम का और अपवर्तनांक सघन माध्यम का, ऐसे पढ़ें, सघन माध्यम का तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये आपका स्नेल्स का नियम है। तो जब हम लोग क्रांतिक कोण पढ़ रहे थे तो क्रांतिक कोण के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, आर का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, यानी आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। सी का मतलब है क्रांतिक कोण, इसे इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आर का मान 90 डिग्री हो गया तो आई को हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ से साइन ये सी हो जाएगा अपॉन साइन आर, आर का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एन, ये आपका विरल माध्यम अपॉन एन सघन माध्यम, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ से हो जाएगा एन विरल और एन आपका सघन हो जाएगा, ठीक है। हम विरल और सघन इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप इसके ऊपर आंकिक प्रश्न करेंगे यानी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमने N1 N2 करके लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये N1 क्या है, N2 क्या है। तो इसी वजह से हमने अपवर्तनांक को, N का मतलब अपवर्तनांक होता है, ये विरल माध्यम का है, और N क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ये सूत्र है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन सी 1 से डिवाइड किया तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा साइन सी, और ये हो जाएगा आपका N विरल ऑन N सघन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सघन। अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो विरल माध्यम N जो अपवर्तनांक विरल माध्यम का, तो इसको आप क्या लिख दें, इसको N1 लिख दें और इसको क्या लिख दें, N2 लिख दें, यानी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम N1 से बोल रहे हैं और सघन माध्यम का अपवर्तनांक को हम N2 से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, साइन सी इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 को इसको लिखेंगे 2N1, ऐसे 2N1। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच ये संबंध है। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस वाले फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इस वाले फार्मूले को याद रखेंगे तो आपके जो आंकिक प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपवर्तनांक विरल माध्यम का, अपवर्तनांक सघन माध्यम का।
अब हम आपको समझाने के लिए कि आपके बुक्स वगैरह में आप किताबें देखेंगे तो उसमें N1/N2 करके लिखा होता है, तो इसको हम कह रहे हैं कि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको N1 से लिखेंगे और सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसको N2 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से साइन से इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2N1, ठीक है। तो ये संबंध हो गया क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच का ये संबंध है। अब आइए हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए और इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी आता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे तो नहीं, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं, यानी आंकिक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके ऊपर थ्योरी बहुत पूछी जाती है, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, पूछा जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से जो प्रकाश है जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में वापस हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि जो आपकी प्रकाश है वो कहाँ जा रही थी, सघन माध्यम से, यानी कांच से जा रही थी वायु में, ठीक है। तो अगर आपकी प्रकाश कांच से वायु में ना जाकर कांच में ही वापस आ जाए तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हम पहले आपको समझा दें, पहले इसके लिए हम 2 कंडीशन लिखेंगे, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो इसके लिए 2 शर्तें हैं, वो शर्तें जरूर लिखिए। पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितनी शर्तें हैं, तो इसकी मुख्यतः 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। शर्तें कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। शर्तें कितनी है यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फर्स्ट जो पहली शर्त है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। एक शर्त क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है इसकी? दूसरी शर्त क्या है कि जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण मतलब आई का मान क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है? सी से, जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो या अधिक हो, ऐसे लिखते, से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है इसको होने के लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला यह है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे कांच से वायु में जा रहा था तो कांच आपका सघन माध्यम था और वायु आपका विरल माध्यम था, तो कांच से वायु में जाना चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा क्या है? आपतन कोण यानी आई का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये दोनों शर्तें हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना दें, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर पूरी चीजें नहीं बनाएंगे। देखिए ये आपका कांच है, ठीक है। ये आपका अभिलंब है जिसे हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं, ये आपतन बिंदु है। ये आपका आपतन कोण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है। अब ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी यहाँ मान लीजिए वायु है, तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश, तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। इसको एक्चुअली इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये बोलते हैं आर, जिसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब अगला डायग्राम जो बनाएंगे उसको हम थोड़ा रेड से बनाते हैं ताकि और क्लियर हो।
ये आपका अभिलंब है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब अगर मान लीजिए आपतन एंगल का मान हमने इतना बढ़ा दिया, आपतन एंगल का मान इतना बढ़ा दो कि जो अपवर्तन एंगल है यानी अपवर्तन कोण है, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दो कि जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए हमने आई की वैल्यू बढ़ा दी है, यानी आई का मान ऐसे बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि जो अपवर्तित किरण थी वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगी, यानी कि अब आपकी अपवर्तित किरण ऐसे जाने लगी। तो ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसको इस कोण का नाम क्या है, अपवर्तन कोण है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान 90 डिग्री अगर है, तो अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोला जाता है, जैसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट डायग्राम जो इसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, क्या शर्त है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। देखिए आपतन कोण है जिसको हम सी बोल रहे हैं, अगर इसका मान इस सी से ज़्यादा हो जाए, यानी मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं ऐसे, ये जो आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण का मान सी से ज़्यादा हो, यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। यहाँ पर आई बराबर क्या दिया हुआ, सी लिखा हुआ है, यानी आपतन कोण इक्वल्स टू क्रांतिक कोण। तो अगर ऐसा है तो आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आपतन कोण का मान 90 डिग्री। लेकिन इसी आई का मान अगर सी से ज़्यादा हो जाए, सी मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, और आई का मतलब क्या, आपतन कोण है। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, देखिए हमने लिख दिया आई ग्रेटर देन सी का मतलब आई का मान सी से ज़्यादा है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो ये जो आपकी आपतित किरण थी, जो आपकी अपवर्तित किरण थी, वो पूरी की पूरी किस में आ जाएगी, इसी कांच में आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए, ये कांच है, ये भी कांच है, ये भी कांच है, ये वायु, यहाँ पर भी वायु, यहाँ पर भी वायु, सेम डायग्राम है, ठीक है। तो अगर आई का मान सी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो आपकी अपवर्तित किरण थी वो पूरा का पूरा किस में आ जाएगी, कांच में ही लौट आएगी। तो देखो यहाँ से आपतित किरण कांच में जा रही थी, और जो अपवर्तित किरण है वो पूरी की पूरी किस में आ गई, कांच में आ गई। तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि देखिए परावर्तन हो रहा है, परावर्तन का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश गई थी वापस उसी माध्यम में लौट आई। तो देखिए कांच से गई थी वापस कांच में आ गई, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। ये किस घटना के लिए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये चित्र है। आपको पता है ये कांच है, ठीक है, और ये क्या है, वायु है। इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित हो गई है अभी, परावर्तित किरण, ठीक है। अभी तक देखिए इस वाली किरण का क्या नाम था, इसका नाम था अपवर्तित किरण। यहाँ पर भी क्या थी, अपवर्तित किरण। अब देखिए अपवर्तित किरण, जब मैंने इस कोण का मान बढ़ाया, यानी आपतन कोण का मान जब मैंने क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया, तो ये जो किरण थी वो पूरी पूरी कहाँ आ गई, इसी कांच के अंदर आ गई। तो और जब कांच के अंदर आ गई तो इस अपवर्तित किरण का नाम क्या पड़ गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, पहले समझ लीजिए फिर मैं यहाँ पे परिभाषा लिखता हूँ, कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है तो अपवर्तित किरण परावर्तित किरण में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमने शर्तें देख ली थी कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या थी कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं।
तो जो आपकी शर्तें थे उन्हीं शर्तों को मिला के ये परिभाषा हमने लिखी है, और आपको भी ऐसे लिखना है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, पूरी तरीके से ये परिभाषा लिखी गई है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब अपवर्तित किरण पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है, अर्थात अपवर्तित किरण परावर्तित किरण में बदल जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब अपवर्तित किरण पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। अगर आई का मान सी से बड़ा हो गया, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, तो ये जो अपवर्तित किरण थी ना, ये पूरी तरीके से किस में आ जाएगी, सघन माध्यम में ही आ जाएगी, यानी कांच में ही आ जाएगी। तो देखिए सघन माध्यम से जा रही थी प्रकाश और सघन माध्यम में वापस आ भी गई, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन ही तो हो रहा है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, क्या है परिभाषा, कि जब आपकी प्रकाश जिस माध्यम से जाती है वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही तो घटना हो रही है कि प्रकाश आपके देखिए सघन माध्यम से यानी कांच से जा रही थी और वापस कांच में आ गई, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। ये आपको डायग्राम बनाना है। ये जो डायग्राम है क्या नाम है, प्रकाश के अपवर्तन का है। ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, ये क्रांतिक कोण के लिए है, और ये वाला जो चित्र है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए है। और आपको बता दें कि आप नाम लिख लीजिएगा, ये लिखा तो है, ये इस वाली किरण का नाम है, यहाँ पे एरो बनाइए, एरो बनाना जरूरी होता है। इस वाली किरण का नाम है आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण, और आई का जो मान है वो सी से क्या है, ज्यादा है, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान ज्यादा है। और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला देखिए पहले 90 डिग्री था, अब क्या हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन देख ली, परिभाषा देख ली। अब आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं और इसके क्या अनुप्रयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसको देखते हैं। इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो आइए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। तो अनुप्रयोग का मतलब होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख रहे हैं, इसका उपयोग दूर संचार के लिए प्रकाशिक फाइबर में किया जाता है। यानी जब हम लोग टेली कम्युनिकेशन की बात करें, जब हम लोग दूर दराज बात करते हैं, तो उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, और उसी ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, तो जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, यानी जो लाइट है उसका लॉस नहीं होता है, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता बनी रहती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग है वो प्रकाशिक फाइबर में, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इंग्लिश में, किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और ये पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज किया जाता है, ये एक डिवाइस होता है दूर संचार के लिए, ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर में भी होती है, और ऑप्टिकल फाइबर आपका एक दूर संचार के लिए एक डिवाइस होती है। क्या होती है, एक डिवाइस होती है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करती है तो प्रकाश की हानि नहीं होती है, यानी उसके ऊर्जा की हानि नहीं होती है, और उसकी तीव्रता बनी रहती है, जितनी पहले थी उतनी बाद में। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग दूर संचार के लिए प्रकाशिक फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे एंडोस्कोप में किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें किया जाता है, एंडोस्कोप में। एंडोस्कोप क्या है, एक डिवाइस होती है जो कि एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। जैसे हमारे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, पाचन जो प्रक्रिया है, पाचन जो तंत्र है, इसके अंदर जो आपके रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उसको पता करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं। और एंडोस्कोप के माध्यम से जो भी जांचें होती हैं उसको एंडोस्कोपी कहा जाता है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में यानी एंडोस्कोप में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तीसरा क्या है, यह प्रिज्म भी होता है।
यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो प्रिज्म में भी होती है, ठीक है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीरे में भी ये घटना होती है, यानी हीरे के अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यही कारण है कि जो हीरा पूरी तरीके से चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसी वजह से आपका हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण को डिस्कस किया, पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या थी उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या नाम है, अनुप्रयोग क्या है उसको देखा, इसकी शर्तें क्या है उसको भी देखा, और हमने क्रांतिक कोण और आपतन कोण के बीच में क्या संबंध है उसको भी देखा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमको इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना था। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है उसको करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।